हाँ, ग्रुपिंग ऑफ सेल भी करेंगे और आरसी सर्किट भी आरसी सर्किट भी करेंगे, ठीक है। और थोड़ा एक दो प्रॉब्लम्स भी करेंगे। आरसी सर्किट आज आरसी सर्किट कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट में इंस्ट्रूमेंट्स बता दूंगा मैं। नेक्स्ट लेक्चर में कल या परसों इंस्ट्रूमेंट्स सब कुछ बता दूंगा। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब मीटर बेस, पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। मीटर बेस या पोटेंशियोमीटर डिस्कस करेंगे, उस पर क्वेश्चंस देते हैं, डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ओके। सो तुम लोगों को लेक्चर भी मिला होगा ना, वीडियो लेक्चर शेयर किया गया होगा ना, शेयर किया गया होगा ना। उससे पहले भी तो देखे होगे ना। हम्म, पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। वीडियो लेक्चर पहले से शेयर्ड होगा ना। ओके, कोई नहीं। एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद ग्रुपिंग ऑप्शन तो बहुत आसान है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो पहले एग्जाम्पल्स कुछ कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन, ये ए बी, सबका रेजिस्टेंस आर है। मुझे बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अब आपको दिख नहीं रहा होगा कि ये वीटस्टोन ब्रिज है। किसी को दिख रहा है कि ये वीटस्टोन ब्रिज है? किसी को दिख रहा है कि ये वीटस्टोन ब्रिज है? ये वीटस्टोन ब्रिज है, कैसे पता चलेगा? चलो देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे कैसे कनेक्शन करते हैं वो देखते हैं पहले। ये ए पॉइंट है तो ये भी ए ही होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। तो पहले ए और बी पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है ना। ए और बी पॉइंट, ए से कौन कौन कनेक्टेड है? एक ये आर है और एक ये आर है। चलो एक ये आर कनेक्ट कर दिया ए से, और ए से एक ये आर कनेक्ट कर दिया। ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ठीक है ना। ओके, अब क्या है, बी से जो बी से कौन कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है। और बी से कौन कनेक्टेड है? एक और ये कनेक्टेड है। देखो बी जो है, बी से एक साइड ये कनेक्टेड है, एक साइड ये कनेक्टेड है। तो लेट अस बी से कनेक्ट कर दो एक साइड, बी से कनेक्ट कर दो एक साइड, ठीक है ना। बी से दो रजिस्टर कनेक्टेड है। अब देखो बी से जो कनेक्टेड है वो, और ए से जो कनेक्टेड है उसका, दोनों का पॉइंट जो है वो कॉमन है। मतलब कि बी से जो कनेक्टेड है और ए से जो कनेक्टेड है उसका पॉइंट कॉमन है। दिख रहा, कॉमन पॉइंट है। लेट अस कॉल सी एंड डी। तो ये क्या है? सी है और ये क्या है? डी है। दिख रहा, ए से एक कनेक्टेड है सी जो है। अब देखो सी और डी से एक कनेक्टेड है कौन? आर। तो सी और डी से एक कनेक्टेड है कौन? आर। ये भी आर है, ये भी आर है। आर देखो वेटस्टोन ब्रिज बन गया ना, तो ये हट जाएगा। ये जैसे ही हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, तो ये क्या हो गया? 2 आर हो गया। और ये भी क्या हो गया? ऊपर 2 आर। तो ये फिर रेडियस हो जाएगा किसमें? 2 आर। और फिर यस, तो 2 आर, 2 आर है, हाँ। सो दिस इज आर। ओके,
सो समझ में आया कैसे देखना है? कैसे कैसे दिख रहा है? हम्म अगर आपको नहीं पता चलता है तो पॉइंट फॉर्म से स्टार्ट कीजिए। पॉइंट फॉर्म पहले देख लो कि डिफरेंट डिफरेंट कितने डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट, चार ही पॉइंट है, तो चार इंडिकेट लो। ठीक है ना, चार इंडिकेट चार इंडिकेट कर लो पहले। तो चार इंडिकेट कर लिया जब सपोज कि ए बी है सी है और कौन कौन से पॉइंट से मैं वो कर लिया, तो मुझे पता चला कि बन गया। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ऐसा है, एक रेजिस्टेंस ऐसा है, एक रेजिस्टेंस ऐसा है, एक सॉरी, यहाँ देखो एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ऐसा है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। और ये एक वायर यहाँ पे एक वायर से जुड़ा हुआ है। Sorry। ये ऐसा चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सबका रेजिस्टेंस आर है। तो बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा होगा, इनफाइनाइट सीरीज इसको बोलते हैं। ठीक है, किसी को एक 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में सॉल्व करके बताओ आंसर। कोई कोई एक आंसर बताओ 2 मिनट में। 2 मिनट, कोई सॉल्व कर सकता है तो। आंसर बताओ जल्दी, कितना आया?
ओके, किसी ने आंसर नहीं बताया। देखो, हाँ तुम लोग करो यहीं पे। ये पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से अगर ए और बी मैं इसको मानूं, तो जैसा स्ट्रक्चर यहाँ से है वैसे स्ट्रक्चर यहाँ से है। क्योंकि इनफाइनाइट में अगर मैं एक ऐड कर दूं एक सब्ट्रैक्ट कर दूं, उससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो, नहीं फर्क पड़ेगा तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये इसके बीच में जो है ये बी है। मानो कि लेट दी आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी जो है X, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ऐसा एक डायग्राम बना सकता हूँ मैं, क्योंकि ऐसा। और यहाँ से मैंने इस पॉइंट, ये दो पॉइंट के बीच में क्या क्या माना, ये भी है, ये पार्ट भी, ये पार्ट से इधर का भी रेजिस्टेंस ए भी है, क्योंकि इनफाइनाइट में एक अगर प्लस कर दे या एक माइनस कर दे कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर यहाँ से ए भी माना हो तो ये रेजिस्टेंस एक आर इक्विवेलेंट लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्स ही होगा, एक्स होगा। अपन को पता है कि इसके बीच में क्या है, इसके बीच में एक्स है। अब देखो एक्स और तो, हाँ, ओके, यहाँ अगर हम देख सकते हैं, ये ये है, और यहाँ पे था, मैंने एक्स जोड़ दिया, ये आर था, ये और ये था, तो ए और बी के बीच में कितना आ रही है, आर बाई एक्स प्लस आर। तो आप दोनों एक्स प्लस आर, और यहाँ आर है, और ये इस दोनों के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा, एक्स होगा, क्योंकि यही मैंने माना था। तो अब देखो ये आर इक्विवेलेंट और ये आर जो है वो क्या है, सीरीज में आर क्रॉस क्या हमने माना था, एक्स माना, तो आर प्लस आर तो इसको समझेंगे कैसे, तो एक्स आर प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप देखो एक्स आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिला मुझे एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। मुझे सॉल्व करना है इसके लिए, तो ना तो एक्स माइनस बी प्लस रूट बी प्लस 4ac अपॉन पे फॉर्मूला कर देंगे, एक्स के जगह माइनस माइनस बी, बी के जगह क्या होगा, आर होगा, माइनस आर, तो माइनस माइनस प्लस आर, प्लस माइनस रूट एंड बी स्क्वायर इज आर स्क्वायर, माइनस 4 ए कितना है 1 है, सी कितना है माइनस आर स्क्वायर है, हो जाएगा अपॉन 2 कितना है 4 आर स्क्वायर,
यहाँ पे फोर आर प्लस स्क्वायर प्लस 5r। टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू आ रहा है। वेट, टेक्निकल इशू आ रहा है, अपने आप शिफ्ट हो जा रहा है, तुरंत कट रहा है, आ रहा है, ऐसा हो नहीं। हेलो, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, बार बार कट रहा है, मतलब कि शट डाउन हो रहा है फिर ओपन हो जा रहा है। अभी सुबह से मैं लेक्चर ले रहा था तो एक बार भी नहीं हो रहा था, अभी पता नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, नेट का तो नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि नेट तो सही से लेक्चर ले रहा हूँ मैं 8 o'clock से। क्योंकि जब मैं आपको बोला तो फोन किए थे उस समय भी, हाँ लेक्चर ही में सही। तो इसीलिए अभी मुझे लगा, क्योंकि मैं बार बार लिख रहा हूँ और लेक्चर कैंसिल होकर फिर रिज्यूम हो जा रहा है। तो बस जाता है मेरी। तो हम्म, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में मैं कैंसिल करके भी देख रहा हूँ, तो मैंने वाईफाई भी चेंज कर दिया। ओके, मैंने वो भी चेंज कर दिया। चल स्टार्ट करते हैं। अब कैंसिल अब नहीं होना चाहिए, मैं सुबह से ले रहा हूँ लेक्चर, लेकिन इशू नहीं आ रहा है, अभी क्यों आ रहा है इशू? ओके, तो इक्वेशन जो मैंने लाया था, मतलब कि ऐसा सॉल्व किया था मैं, ऐसा आ गया था, एक्स था, ये आर था, और ये था, तो इक्वेशन क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। और सॉल्व किया तो एक्स आया था आर प्लस माइनस रूट अंडर 5r² अपॉन 2। माइनस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता माइनस? तो आर माइनस रूट 5r जो होगा वो सही नहीं है। क्यों नहीं सही है भाई? क्योंकि ये बड़ा है तो रेजिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा, तो आर प्लस रूट 5r अपॉन 2, तो एक्चुअली होगा 1 + √5 अपॉन 2। आर इज द एक्स, एक्स जो आ गया क्या हो गया, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज द इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है हमेशा, जहां से रिपीट कर रहा होगा ना, जहां से डायग्राम रिपीट कर रहा है वहां से हटा दो। अभी मैंने क्या किया कि ऐसा सिचुएशन था ना, ऐसा ऐसा था, सपोज कि मैं यहाँ पे 2r लेता, ये r लेता, फिर यहाँ पे 2r लेता, यहाँ पे r लेता, तो यहाँ से मुझे फिर दिख रहा है कि ये फिर रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो मैं इसको टोटल को x मान लूँ। मतलब इसके बीच में जो x आ रहा था वो यहाँ से भी x ही आएगा, तो यहाँ से हटा करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x x ऐड कर दूंगा, फिर सॉल्व करूंगा और आंसर आ जाएगा अपने आप। इनफाइनाइट सीरीज में हमेशा रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन जहां से स्टार्ट होगा वहां से हटा करके जो ए और बी के बीच में होना चाहिए था वही वो होगा वहां से भी, क्योंकि इनफाइनाइट में +1 ऐड करो या +1 माइनस करो, डजेंट मैटर। ओके, नेक्स्ट, एक दो क्वेश्चन और।
एक क्वेश्चन बोला था मैं कि स्टोन ब्रिज अगर बैलेंस नहीं होगा तो कैसा होगा, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड अगर केस है तो, कि अगर अनबैलेंस्ड हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे, यही ना। किसी भी सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं ऐसा, किसी भी रेजिस्टेंस को मैं सॉल्व कर सकता हूँ ऐसा। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। मानो कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। यहाँ पे मैंने बोला कि R1 जो है R1 बाई R2 नॉट इक्वल टू है R3 बाई R4। तो मतलब क्या समझ में आया कि दिस इज नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नहीं है। मतलब कि इसमें ये नहीं हटेगा, 5 जो है R5 नहीं हटेगा। तो माना कि करंट I फ्लो कर रहा है। अब I जो है यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल I फ्लो करेगा तो इसमें कितना फ्लो होगा, I माइनस I। मानो कि ये यहाँ से गया और यहाँ से जो है वो स्मॉल I1 फ्लो करना स्टार्ट हुआ। किसी को नहीं दिख रहा होगा कलर, तो मैं चेंज कर रहा हूँ। माना कि इसमें जो है वो I1 फ्लो कर रहा है, I1। तो इसमें I जा रहा था, I1 फ्लो कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, I माइनस I1। ये I1 यहाँ आएगा, इधर से कितना आ रहा था, I माइनस I। तो इधर से I1 आ रहा था, तो इसमें क्या फ्लो करेगा, I माइनस I प्लस I1, क्योंकि I1 ऐड हो गया यहाँ पे आके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे I माइनस I1 और यहाँ से I माइनस I1, I प्लस I1 आ रहा है। फिर यहाँ से दोनों ऐड होगा, ये दोनों करंट ऐड होगा और यहाँ से फिर I फ्लो होगा। ओके। अब देखो यहाँ पे तीन लूप है। कैसे तीन लूप है वो दिखाता हूँ मैं। एक लूप ये हुआ फर्स्ट लूप, सेकंड लूप ये हुआ, और थर्ड लूप आप ऐसे ले सकते हो, दिस इज द थर्ड लूप। तो आपको करना क्या है, ट्राई टू राइट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लूप, सेकंड लूप एंड थर्ड लूप। तीनों इक्वेशन का लूप का इक्वेशन लिखना है। वेरिएबल देखो अब कितना है इसमें, 1 2 3। ठीक है, आपको ई पता है या वी नहीं भी पता है। सपोज कि आपको बस इसका सपोज कि आपको सिर्फ क्वेश्चन इतना ही दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन इतना ही दिया है, बोला है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, R5 R1 था, R2 है। तो आप क्या करोगे कि इसके बीच में एक बैटरी जोड़ दोगे, अननोन, मानो कि वी वोल्टेज का बैटरी कनेक्ट कर दिए। वी वोल्टेज का बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको सिर्फ ढूंढना है V/I। क्यों, अपन को पता है कि अगर मैं बात करूं तो इसका, अगर ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं मानूं कि R इक्विवेलेंट है, तो एक्चुअली में ये सर्किट कैसा होना चाहिए था, ऐसा। ये R इक्विवेलेंट होता और इसमें I करंट फ्लो कर रहा था, इसमें V। तो एक्चुअली क्या लिखते हैं कि V/I इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट लिखते हैं अपन। मतलब कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो होगा वो V/I के इक्वल होगा। इसका मतलब कि इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे क्या निकालना होगा, V/I। तो यहाँ पे आपको तीन इक्वेशन लिखने के बाद तीनों वेरिएबल में आएंगे, आपको कन्वर्ट किस में करना है, सबको सॉल्व करना है V और I में। और V/I का वैल्यू जो भी आएगा यहाँ पे, that will be the equivalent resistance between A and B। हमेशा ऐसा, किसी भी सर्किट के लिए, सर्किट कैसा भी हो खतरनाक, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्किट कितना भी खतरनाक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्व ऐसे ही होगा। जैसे मैं सॉल्व करके भी दिखाता हूँ, चलो एक क्वेश्चन तो थोड़ा मैं आसान तरीके से लूंगा, आसान लूंगा। सिमेट्रिसिटी से भी बहुत कुछ निकलता है, लेकिन सिमेट्रिसिटी डिस्कस करने का यहाँ पे टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ बताना है। ये आर है, सपोज कि ये 2R है, ये 2R है और ये आर है, और ये सपोज कि आर है। अब तुम देखो, इसका रेशियो हाफ है, तो इसका रेशियो 2 है, तो इक्वल नहीं है। ये एंटी सिमेट्री है। एंटी सिमेट्री का मतलब कि ये उल्टा हो गया, ये ए बाई बी होना, ये ए बाई बी है तो ये बी बाई ए है। एंटी सिमेट्री, सिमेट्री नहीं है, एंटी सिमेट्री है। तो जब एंटी सिमेट्री है तो मतलब ये बोल सकते हैं अपन, ये बोल सकते हैं
कि यहां से करंट आई आया, सपोज यहां से करंट जो है वो आई आया, तो यहां से करंट आई आया, यहाँ पे करंट बाइफरकेट हुआ, सपोज कि यहाँ पे आई फ्लो हो रहा है, तो इसमें कितना फ्लो होगा, आई माइनस आई। अब देखो एंटी सिमेट्री है, तो सिमेट्री इस पॉइंट पे तो आना करंट आई ही है, क्योंकि बैटरी जितना दिया है उतना ही लेगा वो। तो अब एंटी सिमेट्री के कारण अपन ये बोल सकते हैं कि इसमें करंट आई माइनस आई आएगा। क्यों? क्योंकि टू आर जो है वो टू आर के इक्वल है, यहाँ पे आर है तो आर है, आर वाले सर्किट में करंट आएगा आई, इसमें टू आर। अब देखो इसमें आई आ रहा है, इसमें आई माइनस आई आ रहा है, तो अब बताओ इसमें कितना आएगा, देखो कैसे आएगा। इसमें मानो कि इसमें इसमें आई डैश है, सपोज कि आई डैश है, तो किरचॉफ्स लूप लॉ क्या बोलता है कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट लीव कर रहा है। तो आ कितना रहा है, आई आ रहा है, लीव कितना कर रहा है, आई माइनस आई प्लस आई डैश लीव कर रहा है इस पॉइंट पे। देखो इस पॉइंट पे तो अपन लिख सकते हैं कि आई, तो क्या होगा, आई डैश जो होगा वो क्या होगा, टू आई माइनस आई होगा ना। आई डैश किसके इक्वल होगा, टू आई माइनस आई। मतलब कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा, यहाँ पे जो आई डैश अपन माने थे वो आई डैश इक्वल टू कितना होगा, दैट आई डैश विल बी इक्वल टू टू स्मॉल आई माइनस कैपिटल आई। अंडरस्टूड? तो अब सर्किट थोड़ा सा सिंपल हो गया, सर्किट सिंपल हो गया। कैसा से सर्किट सिंपल हो गया, चलो देखो अब सर्किट कितना सिंपल हो गया। अपन सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा था सर्किट, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। इसमें आई है, इसमें आई माइनस आई है, इसमें आई माइनस आई है, इसमें आई है, और इसमें, और इसमें कितना है भाई, टू आई माइनस आई। ओके, टू आई माइनस आई। अब ये बैटरी ऐसे कनेक्टेड है यहाँ पे। अब इसका मैं वो लिखता हूँ इक्वेशन, चलो इक्वेशन लिखते हैं। पहला लूप, ये लूप लेता हूँ पहला, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर लौट करके वहीं आते हैं। तो ये इसका रेजिस्टेंस कितना था, आर था, इसका टू आर, इसका टू आर, और इसका आर, और इसका आर। तो पोटेंशियल मानो कि ये पॉइंट ए है, तो क्या लिखेंगे, वी ए माइनस, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल घटेगा, कल बताए थे, आई आर। अभी फिर से करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट पोटेंशियल घटेगा ही इनटू आर, ठीक है। फिर यहाँ पे अपोजिट जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, आई माइनस आई इंटू टू आर will be equal to VA will get cancelled out। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या क्या आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस टू आई, तो माइनस थ्री आई, यहाँ पे माइनस थ्री आई, यहाँ पे माइनस, तो माइनस फाइव आई, माइनस फाइव, यहाँ पे प्लस टू आई, यहाँ पे प्लस आई, तो प्लस थ्री आई आर इक्वल टू जीरो। तो मतलब एक्चुअली कितना आया, फाइव आई इक्वल टू थ्री आई। दिस इज द इक्वेशन, अपन को पहला मिल गया, ठीक है। सेकंड 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 लूप में लिख लेते हैं। तो सेकंड लूप में लिखने के लिए चलो सेकंड लूप में ऐसे लिख लेते हैं, चलो सेकंड लूप में ऐसे, तो चलो सेकंड लूप में लिखें। चलो यहाँ से स्टार्ट किए बी पॉइंट, सपोज कि मैं इसको बी पॉइंट मान रहा हूँ, दिस इज बी पॉइंट। तो बी से स्टार्ट किया, यहाँ से कोई लॉस नहीं, कोई लॉस नहीं, यहाँ पे भी कोई लॉस नहीं। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस है कितना, टू आर, तो टू आर रेसिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे सेकंड लूप के लिए, करंट के डायरेक्शन में, तो माइनस टाइम्स आई माइनस आई इंटू टू आर। ओके, अब यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ से आगे गए, तो ये इसका रेसिस्टेंस इस वायर का आर था, और करंट के डायरेक्शन में, तो माइनस आई आर। फिर यहाँ से गए आई बैटरी, बैटरी को निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्रॉस करना है, तो प्लस, निगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस वी इक्वल टू, फिर कहाँ पहुंच गए, सपोज कि यहाँ से मैं वीबी से स्टार्ट किया था, वीबी थे, वीबी माइनस था, इक्वल टू वीबी, तो वीबी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, चलो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें, तो माइनस टू आई आर, माइनस माइनस प्लस आई आर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो तुम देख लो,
हो रहा है ना कैंसिल आउट? नहीं हो रहा? हो गया कैंसिल आउट। ये माइनस माइनस प्लस 2r और यहाँ पे माइनस आएगा तो कितना हुआ? प्लस आई आर बचा इक्वल टू प्लस v इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सॉल्व किया तो कितना आया? v इक्वल टू 2ir माइनस आई आर। अपन को निकालना क्या है? v बाई आई। तो मुझे स्मॉल आई को कन्वर्ट करना होगा कैपिटल आई में, तो स्मॉल आई इक्वल टू क्या है? 3i/5। तो चलो थोड़ा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप है यहाँ। तो v इक्वल टू 2i माइनस, अब स्मॉल आई को कन्वर्ट कर रहे हैं तो 3i/5 इंटू आर। तो v बाई आई इक्वल टू कितना आया? आई कॉमन लेकर हटा दिए, 10 माइनस 3/5 इंटू आर। तो कितना आया? 7r/5। तो v बाई आई इक्वल टू कितना आया? 7r/5। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? इस सर्किट का ए और इस पॉइंट के बीच में, इस दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 7r/5। तो ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं अपन। ये आपको बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ है नहीं, बहुत जल्दी बनता है ये। आपको अब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको लगेगा कि यार क्या फालतू का ये, किस टाइप का होगा। ओके नेक्स्ट, बैटरी कनेक्शन पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, ठीक है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला बैटरी मैंने बताया था कि बैटरी होता है, बैटरी का सेल का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। तो ये पॉइंट ए होगा और कहीं आकर के पॉइंट बी होगा। ये R1 है, ये E1 है, E2 है, R2 है, E3 है, E3 है, R3 ऐसे चलते चला रहा है। तो ई इक्विवेलेंट जो होता है ना, मतलब कि इस सारे बैटरी को हटा करके एक ही बैटरी अगर मुझे जोड़ना हो, मतलब कि ऐसा एक बैटरी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ना हो ए और बी के बीच में, तो ई इक्विवेलेंट क्या होगा उस समय? E1 प्लस E2 प्लस E3 सबका ऐड होता चला जाएगा। ऐड इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि सबका पोलैरिटी सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मतलब कि इसका पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, तो इसका भी पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, इसका अगर किसी का निगेटिव है, अपोजिट है, तो उसको माइनस कर देंगे, बता रहा हूं मैं। आर इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे से चलता चला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि ये ऐसा है, इसको उल्टा कर दिया मैंने, ये 5 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 7 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, ये 6 ओम है, सपोज ऐसा है। तो ई इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे कि सबका पहले सेम डायरेक्शन में कौन कौन है? ये सेम डायरेक्शन में, ये सेम डायरेक्शन में, ये सेम। 5 प्लस 6 प्लस 8 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में 7, कितना आया? 12 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट में ऐसा कोई केस नहीं होता है कि बैटरी पॉजिटिव है या नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट अगर फ्लो कर रहा है तो लॉस होगा एनर्जी, इसीलिए आर इक्विवेलेंट हमेशा ऐड ही होगा, इसमें माइनस का कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है ना?
तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा 7 5 7 6 13 प्लस 5 18 18। इसमें ऐड ही होगा, लेकिन वोल्टेज में जो होता है वो माइनस हो जाता है अगर कोई अपोजिट पोलैरिटी का है तो। ओके, तो दैट इज द केस, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ओके, ये सब सिंपल है, कहीं भी आएगा तो बस उसको कन्वर्ट करना होता है और कुछ नहीं होता है। दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, एक्चुअली दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज है क्योंकि सब सीरीज में अप्लाई है। अब जैसे मैं बोलूं पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे ए पॉइंट है, ए पॉइंट से एक पॉइंट से एक बैटरी ऐसा है, एक बैटरी ऐसा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा है, एक बैटरी ऐसा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा है, एक बैटरी ऐसा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा है, मतलब ऐसा बहुत सारा ऐसा चलते जा रहा है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में मुझे सब बैटरी को हटा करके एक ही बैटरी ऐड करना है, सिर्फ ए बैटरी ऐसा, ए और बी पॉइंट के बीच में, तो ये ई इक्विवेलेंट होगा, ये आर इक्विवेलेंट होगा ना? तो ये सपोज कि E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है, ये E3 है और ये R3 है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक्चुअली डेरिवेशन कैसे है नहीं, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 प्लस ऐसे चलता जाए। क्योंकि अब आपको E इक्विवेलेंट निकालना है तो पहले आपको R इक्विवेलेंट चाहिए। R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1, पैरेलल में है सब सारे रेजिस्टर्स, इसीलिए पैरेलल से लगेगा। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि तीन मैंने जोड़ दिया, ये ऐसा है, तीन मैंने जोड़ा, एक अपोजिट करके जोड़ दिया जानबूझ के मैंने, ठीक है ना? ये निकालना है मुझे। सपोज कि 4 वोल्ट है, 2 ओम है, 6 वोल्ट है, 6 ओम है, सपोज ये 8 वोल्ट है, ये 4 ओम है, सपोज ऐसा है, ठीक है? अब क्या होगा, मुझे ए और बी के बीच में निकालना है, तो अपन को पता है कि इक्विवेलेंट फॉर्मूला पता है, इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3, ऐसा होगा। लेकिन आपको इक्विवेलेंट निकालने से पहले आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो आर इक्विवेलेंट पहले 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो 1 बाय R1 कितना है भाई, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 4, कितना आया 12, 6 प्लस 2 प्लस 3, 11 बाई 12 आया ना, 1 बाय आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया 12 बाई 11 ओम। आर इक्विवेलेंट पता चल गया, तो ई इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई होगा E1 बाय R1, E1 बाय R1, देखो इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, E1 बाय R1 तो 4 बाय 2 प्लस E2 6 बाय 6 प्लस, लेकिन E3 जो है वो जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस 8 बाई R3 इज 4, ठीक है ना? जो इसका पोलैरिटी अपोजिट है उसको माइनस लिखेंगे। आर इक्विवेलेंट अपन निकाल चुके हैं कितना, 12 बाई 11, तो यहाँ पे 2 आ गया प्लस 1 प्लस -2, तो -2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ 11, 12 बाई 11 इज टू इक्विवेलेंट। तो मतलब मुझे बैटरी जो है, ये सारे बैटरी को हटा करके एक ही बैटरी अगर ऐड करना होगा तो इस तरह का बैटरी ऐड करूंगा, जिसका इक्विवेलेंट भी 12 बाई 11 है और इसका आर इक्विवेलेंट भी 12 बाई 11 होगा, ठीक है ना? तो मतलब ऐसे सॉल्व करते हैं, अगर किसी का पोलैरिटी अगर अपोजिट है तो जस्ट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके, अंडरस्टूड? अगर सेम डायरेक्शन में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो जस्ट यू कैन जस्ट ऐड अप, ओके, यू कैन जस्ट ऐड अप।
कि हाँ भाई ठीक है सेम डायरेक्शन में, तो ऐड करते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐड करते हुए चले जा रहे हैं। The most important thing is that कि आपको रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए और भी बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे सिमेट्रिसिटी होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना। वो सबसे लास्ट में मैं कुछ, क्योंकि जितना मुझे बताना था उतना बता चुका हूँ, वो अगर लास्ट में टाइम मिलेगा, ठीक है ना, कल या परसों, तो वो सबसे लास्ट में मैं और भी डिस्कस कर दूंगा सिमेट्रिसिटी से कैसे देखते हैं, ठीक है। सिमेट्रिसिटी भी 2-3 तरह का होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है वो, ठीक है ना। बस वही 1-2 टॉपिक है, नहीं तो और सब कुछ मैं कवर करते जा रहा हूँ। प्रॉब्लम प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए प्लीज। मैं जितना भी डाउट है ना, जो भी आपको डाउट आएंगे, मैं वो चीज जानबूझ के मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से भी निकलता है, लेकिन सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आपको पूछा नहीं जाएगा, आपको बहुत होगा सिमेट्रिसिटी में एक तो प्रॉब्लम मैं लास्ट में अगर होगा टाइम आज, तो लास्ट में 5 मिनट में डिस्कस कर दूंगा एक सिमेट्रिसिटी, एक दो सिमेट्रिसिटी का प्रॉब्लम दे करके, डोंट वरी, ठीक है ना। ओके, तो अब जो आते हैं, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, ये बैटरी का कॉम्बिनेशन है। सो जस्ट बैटरी का कॉम्बिनेशन है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है इसमें। थोड़ा सा पावर बताता हूँ मैं। पावर का तो फॉर्मूला आप क्लास 10th में ही पढ़े हैं। पावर पावर इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। किसी भी रेसिस्टर के थ्रू पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, करंट थ्रू दैट। और इसी को अगर बोलेंगे तो वी स्क्वायर बाई आर। अगर कंपेयर करना है, सपोज कि कंपेयर करना है, दो रेसिस्टर को कंपेयर करना है, तो दो रेसिस्टर को कंपेयर करना है, तो सबसे पहले वो देखेंगे कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है या करंट कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट है तो इससे करेंगे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो पावर का कंपैरिजन इससे करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, सपोज ऐसा कि एक रेसिस्टर लगा हुआ है, दो रेसिस्टर लगा हुआ है सीरीज में, यहाँ पे सीरीज में है, तो करंट सेम होगा, इतना तो पता है मुझे, R1 और R2 है। तो आप मुझे पावर बोलना होगा, तो पावर P1 बड़ा होगा P2 से, ऑफ कोर्स होगा, क्यों होगा, क्योंकि करंट सेम है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पावर के। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि ये जो है वो उसमें लगा है पैरेलल में, तो अब मुझे पैरेलल में पता है कि पैरेलल में क्या होता है कि रेसिस्टर जो है वो क्या है। अगर मैं बोलूं कि R1 बड़ा है R2 से, अगर यहाँ पे R1 जो है वो R2 से बड़ा है, तब तब की बात है। अगर R1 बड़ा है R2 से, तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है दोनों के बीच में। क्यों, क्योंकि अपन को पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब कि V इज कांस्टेंट फॉर बोथ। तो मतलब कि पावर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, अभी बता रहा था यहाँ पे कि V अगर कांस्टेंट है तो पावर इनवर्सली हो जाएगा R के, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका पावर कम। तो P जो होगा P2 ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे P1 से। ऑफ कोर्स R1 बड़ा है R2 से, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट होगा। पावर ऐसे डिफाइन करते हैं, हीट थ्रू हीट, हीट जो है आई स्क्वायर पावर इंटू टाइम होता है, तो आई स्क्वायर dt को इंटीग्रेट करते हैं, आई स्क्वायर dt, तो हीट थ्रू ए रेसिस्टर क्या होगा, आई स्क्वायर आर dt का इंटीग्रेशन। और अगर आई कांस्टेंट है, जैसे डीसी सर्किट में अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो डीसी सर्किट है, जब आप एसी सर्किट में पढ़ेंगे तो आई वेरिएबल होगा, उस समय इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है ना। तो एच इक्वल टू होगा उस इस समय आई स्क्वायर आर, दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली अभी के लिए। लेकिन बाद में आई स्क्वायर आर डी टी को इंटीग्रेट करना होगा जब आई वेरिएबल होगा, ओके। तो दिस इज द पावर एक्चुअली। एक और थ्योरम है थोड़ा, कि अगर कोई सर्किट है, कोई भी सर्किट है, कैसा भी सर्किट है, ये आर इक्विवेलेंट में लिख रहा हूँ, मतलब कि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो सकता है, समझ में आ रहा है ना, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझ में आया, नहीं नहीं समझ में आया ना। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मैं मान रहा हूँ। जैसे ये सर्किट हो सकता है कि इस तरह का बना हो, कुछ भी ऐसे अंदर में कुछ कैसा भी रेसिस्टर हो, तो सबको मैं मान करके आर इक्विवेलेंट मान रहा हूँ, ठीक है ना। सबको हटा करके मैं क्या कर रहा हूँ, सबको आर इक्विवेलेंट मान रहा हूँ। अब ये जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है, ये क्या है, बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा आर,
ये आर इक्विवेलेंट ई है। तो अब देखो इसमें करंट कितना होगा, करंट आई, तो कैसे बर्नौली वो लिख लें, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ। तो क्या कीजिएगा, ए से स्टार्ट किया तो वी ए माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर प्लस ई इक्वल टू 0 होगा ना, इसको सॉरी वी ए पहुंच गए तो वी ए कैंसिल हो गया। तो मतलब आई जो आया अपना अपना कितना है, ई बाई आर प्लस आर, आर इक्विवेलेंट प्लस आर। ओके, अब आई आया तो पावर थ्रू पावर लॉस, क्योंकि लॉस ही होता है रेसिस्टर की तरफ, पावर लॉस ही होता है, पावर लॉस जो हुआ थ्रू रेसिस्टर, थ्रू एक्सटर्नल रेसिस्टर, थ्रू एक्सटर्नल रेसिस्टर, एक्सटर्नल रेसिस्टर, बैटरी तो इंटरनल रेसिस्टेंस है, रेसिस्टर कितना हुआ भाई, आई इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आई, ई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट बाय क्या होगा, आर इक्विवेलेंट प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा या नहीं होगा। तो दिस इज द लॉस ऑफ पावर लॉस थ्रू रेसिस्टर आर। ओके, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से पावर लॉस है। ओके ना, अब देखो पावर लॉस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से तो ठीक है, चल गया भाई। अब जो है अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम पावर लॉस कब होगा, मैक्सिमम पावर लॉस, तो मतलब कि आर जो है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को वैरी करना होगा, बैटरी का तो इंटरनल रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो फॉर मैक्सिमम पावर लॉस, फॉर मैक्सिमम पावर लॉस, फॉर मैक्सिमम पावर लॉस, पावर लॉस मतलब कि पी मैक्स होना चाहिए, पी मैक्स का मतलब कि ई स्क्वायर आर, आर इक्विवेलेंट को मैं आर बोल रहा हूँ सपोज, आर अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर, मतलब कि मैक्सिमम पावर लॉस होना है, तो मतलब कि डीपी बाई डी आर, क्योंकि आर को वैरी कर रहे हैं, बाहर वाले रेजिस्टेंस को मैं वैरी करके देखना चाहता हूँ कि पावर किस रेजिस्टेंस पे आकर के मैक्सिमम हो रहा है, कितना बाहर का पावर, बाहर का रेजिस्टेंस कितना मैं लगाऊं ताकि पावर उसके थ्रू सबसे ज्यादा लॉस हो। तो डीपी बाई डी आर यही मैक्सिमम मिनिमम के केस में पढ़े हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो जब 0 पुट करेंगे डीपी बाई डी आर, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको 0 पुट करेंगे तो वो क्या निकल के आता है, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आता है कि आर जो है वो आर के इक्वल होगा। ये केस ये सेटिस्फाई करता है कि आर जो है किसके इक्वल होगा, आर के, मतलब कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अगर बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस के अगर इक्वल हो जाए तो उस समय बाहर सबसे एक्सटर्नल सर्किट में पावर जो होगा वो मैक्सिमम लॉस होगा। तो ये थियरम आपको याद भी रखना होगा कि पावर लॉस थ्रू अ सर्किट इज maximum when the external resistance has the resistance equal to the internal resistance of the battery। ये तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होता है। अंडरस्टूड? ऐसा पॉसिबल तभी होता है। अब आगे चलते हैं। तो पावर मैक्सिमम लॉस कितना होगा भाई, ई स्क्वायर, ई स्क्वायर अपॉन ये 2r हो जाएगा 4r, तो 4r हो जाएगा, और यू कैन आल्सो राइट ई स्क्वायर अपॉन 4r, दोनों सही है, ठीक है ना, क्योंकि r उस समय r के इक्वल है। मैक्सिमम पावर लॉस थ्रू अ सर्किट कितना हो सकता है, ई स्क्वायर अपॉन 4r, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सपोज कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, सपोज कि नहीं दिया है, बोला कि बैटरी आइडियल है, उसके बाद बता दो कि पावर मैक्सिमम लॉस कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने ये सर्किट दिया, सपोज इस तरह का सर्किट दिया, इसका एक्स है, इसका रेजिस्टेंस आर है, R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो आपको बताना है कि एक्स का क्या वैल्यू हो कि पावर लॉस जो है वो मैक्सिमम हो, पावर लॉस जो है वो मैक्सिमम हो सर्किट में। तो अब सर्किट में पावर लॉस मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि यहाँ पे तो मैंने बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं, तो करना क्या है कि इस रेजिस्टेंस को पकड़ के जो सीरीज में हो ना, जो सीरीज में होता है बैटरी के साथ, जो सीरीज में होगा, जो नजदीक का होगा, उसको मैं पकड़ करके लेके आकर के बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बना दूंगा। तो अब सर्किट किस तरह का दिखेगा मुझे, सर्किट इस तरह का दिखेगा कि एक्स है और यहाँ पे ये R1 है,
नहीं, ये R1 है और ये बैटरी है, बैटरी बन गया, ये बैटरी बना दी है मैंने और इसका रेजिस्टेंस है, ये कितना है R2 है और ये R1 है। मतलब कि R2 जो है वो इस दोनों के कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा तभी पावर मैक्सिमम होगा, मतलब एक्स R1 बाई एक्स प्लस R1। मतलब R2 अगर इसके इक्वल हो जाए तभी इसका पावर लॉस क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलो एक बार फिर से, कि मैंने उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस था उसको मैं पकड़ के क्या बना दिया, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑफ कोर्स नहीं दिया हुआ बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मैं क्या करूंगा कि बैटरी के साथ जो सीरीज में है ना, चाहे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हो, डजेंट मैटर, बस एक कोई रेजिस्टेंस जो है जिसका रेजिस्टेंस को पकड़ के लेके आ जाएंगे, उसके कारण ही उसको इंटरनल रेजिस्टेंस ट्रीट कर देंगे, उसके कारण पावर मैक्सिमम निकाल लेंगे। अभी मैंने क्या किया कि ये एक्स जो था और ये R2 ये R1 था, यहाँ पे R1 को मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया, R2 को, ये R1 था। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है कि x है R1 है, तो अब मुझे इसको इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कि R2 जो है इस दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन दो रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू XR बाई X प्लस R। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय X प्लस 1 बाय R, यही आएगा। तो मतलब R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होना चाहिए था, एक्स R1 बाई एक्स प्लस R1। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स R2 प्लस R1 R2 इक्वल टू एक्स R1, तो x जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई, कि R1 माइनस R2 इक्वल टू R1 R2। सो x जो होगा वो R1 R2 बाई R1 माइनस R2। अगर x का वैल्यू इतना होगा तो मतलब दोनों से पावर लॉस जो होगा वो, मतलब कि सारे रेसिस्टर से पावर लॉस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, आपको जब तक थ्योरम नहीं पता होगा तब तक आप ऐसे कर भी नहीं पाइएगा, तो इसीलिए मस्ट रिमेंबर द थ्योरम एक्चुअली। ओके, अंडरस्टूड, लेट्स मूव। आरसी सर्किट। ओके, ओके, आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में कौन सा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को अगर आप डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर दीजिएगा तो तुरंत चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज होना फिर डिस्चार्ज ही नहीं होगा, डिस्चार्ज होने के लिए कुछ तो लगाना होगा, तो डिस्चार्ज करने के लिए रेसिस्टर लगाते हैं ताकि बैटरी में कैपेसिटर में जितना भी एनर्जी स्टोर है वो लॉस होकर के बैटरी से निकल जाए, सॉरी रेसिस्टर से निकल जाए। तो चार्ज करने के लिए भी कैपेसिटर है, एक रेसिस्टर है। अब देखो क्या होता है, ये आर है और ये सी है, ये ई है, या ई मान लो या वी मान लो, करंट आई फ्लो कर रहा है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, कैपेसिटर जो है वो जब चार्ज हो जाएगा
तो एक तरह से बैटरी की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि वो एनर्जी स्टोर कर ली, एनर्जी स्टोर कर ले तो बैटरी की तरह ट्रीट करेगा। तो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा, करंट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट जो है वो मिनिमम नहीं है, यहाँ पे करंट जो है वो वेरिएबल है। तो मैंने एक बात और भी बोला था कि जहाँ पे करंट वेरिएबल होगा वहां पे अगर पावर थ्रू आर निकालना होगा, नेट पावर थ्रू, पावर लॉस थ्रू आर या हीट लॉस थ्रू आर, तो आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पे आई वेरिएबल होगा। क्यों होगा आई वेरिएबल? क्योंकि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा वो अपोज करेगा बैटरी को। क्यों? क्योंकि ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो एनर्जी जैसे ही स्टोर करेगा तो ये क्या होगा कि अपोज करना स्टार्ट करेगा बैटरी को। ठीक है, तो चलो माने कि किसी टाइम पे इस पे चार्ज क्यू आ गया, क्योंकि जैसे ही करंट करंट फ्लो कर रहा होगा तो इस पे चार्ज बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि करंट का मतलब चार्ज ही फ्लो होता है, और चार्ज फ्लो करने का कारण यहाँ पे क्यू बढ़ता जा रहा है, क्यू बढ़ रहा है, और ये और इसके कारण इसमें आई, तो आई यहाँ से जा रहा था, आई ऐसे। तो क्या लिखेंगे? चलो बताओ, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो यहाँ से ए से स्टार्ट किए, किरचॉफ्स लॉ लिखना। तो ए से स्टार्ट किए तो क्या लिखेंगे? ये किरचॉफ्स लॉ आपको उसमें भी बताया जाता है, कैपेसिटर में भी। ठीक है ना, सेम चीज चलता है, करंट और कैपेसिटर में सेम ही चीज चलता है। प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो ज्यादा से कम पे गए तो निगेटिव हो गया, तो निगेटिव लेंगे। ठीक है ना, तो माइनस, माइनस क्यू बाई सी, क्यू इजकल टू सी भी होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा? क्यू बाई सी। ठीक है ना, इसलिए माइनस क्यू बाई सी पोटेंशियल लिख रहा हूं मैं, माइनस आई आर। फिर यहाँ से माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो प्लस ई इजकल टू क्या मिलेगा मुझे? वीए से स्टार्ट कर रहा हूँ, वीए। मैं वीए से नहीं, इसको जीरो मान के भी स्टार्ट करूंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वीए कैंसिल हो जाएगा बाद में। तो डिफरेंस ये क्या मिला? क्यू बाई सी प्लस आई आर। ओके, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज एक्चुअली अ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या क्यों डिफरेंशियल है? क्योंकि आई इजकल टू मैं डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ। तो एक्चुअली क्या मिला? डी क्यू बाई डी टी, आर डी क्यू बाई डी टी इजकल प्लस क्यू बाई सी इजकल टू ई बाई आर। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नहीं? सो मैं डी क्यू बाई डी टी इजकल टू मैं लिख सकता हूँ प्लस क्यू बाई आर सी इजकल टू ई बाई, सॉरी ई बाई आर यहाँ पे लिख दिया, सॉरी ई बाई आर, ई बाई। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, आसान है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ओके सॉरी, ठीक है ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो इक्वेशन क्या बना? डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई आर सी इजकल टू ई बाई आर। तो क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन करते समय इसको इधर लेके चलेगा, ई बाई आर माइनस क्यू बाई आर सी। अब यहाँ पे देखो, ई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, आर सी कांस्टेंट है, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? सिर्फ क्यू बाई वेरिएबल है। तो इसको सॉल्व करते समय ये करेंगे कि डी क्यू बाई, इस सारे के टर्म को, सारे टर्म को नीचे ले आएंगे, क्यू बाई आर सी माइनस, सॉरी माइनस क्यू बाई आर सी प्लस ई बाई आर इसका क्या लिख सकते हैं? डी टी। इंटीग्रेट कर देंगे। टी इजकल टू जीरो पे चार्ज जो था वो जीरो था। टी इजकल टू जीरो पे कोई चार्ज नहीं था कैपेसिटर पे। ओके, लास्ट वाली स्लाइड वापस दिखाओ। ओके, ये देख लो। ओके,
t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 था, q इक्वल टू t पे चार्ज q होगा। मान लीजिए इंटीग्रेट कर रहा हूँ, अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना। बाय सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूट करने पे आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कीजिए आ जाएगा। इसको इसी को इसको टी मानिएगा तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस आर सी एल एन क्यूब, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ई बाई आर माइनस क्यू बाई आर सी फ्रॉम 0 से q इक्वल टू t। तो एल एन लिमिट पुट करेंगे तो ई बाई आर माइनस क्यू बाई आर सी अपॉन ई बाई आर लॉग ए माइनस लॉग बी। लिमिट पुट करने आता है ना, मैं इसीलिए लिमिट पुट किया हूँ वैसा ही। तो जब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा ई बाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो q इक्वल टू, एक्चुअली इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा q इक्वल टू आ जाएगा, ln को इधर लेके चला गया मैं, तो ln को जैसे ही इधर लेके जाऊंगा तो e टू दी पावर में चला जाएगा, ठीक है, e टू दी पावर में चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा c भी 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बाई आर सी। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, यू मस्ट रिमेम्बर, इसको याद होना चाहिए। आरसी सर्किट में q इक्वल टू सी भी 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बाई आर सी होता है, यू मस्ट रिमेम्बर दिस। दिस इज एक्चुअली चार्जिंग, अभी चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को, अभी पहला जो चल रहा है वो चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को। पहले चार्ज करेंगे तब ना डिस्चार्ज करेंगे, इसलिए पहले मैं चार्ज कर रहा हूँ कैपेसिटर को। ओके ठीक है, दो तीन इंटीग्रेशन का स्टेप गायब है, तो आप घर पे जाइए, मतलब कि अभी तो घर पे ही है, मतलब कि आप खुद से कीजिएगा तो आ जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन जो आप बेसिक्स मैथ में पढ़ते हैं वही इंटीग्रेशन है। कौन सा इंटीग्रेशन है पता है? डी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन है ये, डी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन है ये, और कुछ नहीं है। देखने में बस ऐसा लग रहा है डरावना, लेकिन है कुछ नहीं। तो मतलब कि q इक्वल टू आया, मतलब q इक्वल टू सी भी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। और अपन को यूनिट डायमेंशन से ये पता है कि ई टू दी पावर कुछ भी हो वो डायमेंशन लेस होता है, नहीं डायमेंशन लेस होता है, मतलब कि टी बाई आर सी भी डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस होगा इसका मतलब ये हुआ कि आरसी का जो डायमेंशन है, आरसी का डायमेंशन वो क्या होना चाहिए, टाइम का डायमेंशन होना चाहिए। आरसी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, टाइम का, ताकि टाइम बाय टाइम कैंसिल हो जाए और यूनिटलेस हो जाए। तो ये आरसी को ही बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। आरसी सर्किट वेदर इन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कोई फर्क नहीं पड़ता। आरसी सर्किट, आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरसी होता है, आर इंटू सी मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का क्या सिग्निफिकेंस है मैं ये बताना चाहता हूँ। हमारे लिए इनफाइनाइट टाइम जो है ना वो बहुत बड़ा है, लेकिन कैपेसिटर को चार्ज होने में मिली सेकेंड नहीं लगता है। कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना सेकंड लगेगा पता है? चार्ज उस पर फुल चार्ज मिली सेकेंड, तो उसके लिए 1 सेकेंड इनफाइनाइट टाइम होगा, उसके लिए 1 सेकेंड इनफाइनाइट टाइम होगा। समझ में आ रहा? किसी भिखारी के लिए 1 करोड़ इनफाइनाइट होगा, ठीक है, किसी बेगर के लिए, लेकिन हमारे लिए 1 करोड़ इनफाइनाइट नहीं होगा। तो इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म, इसीलिए आरसी इसीलिए कहा जाता है कि क्यू, अगर मैं टी इन्फिनिटी पुट करूँ इसमें, टी इन्फिनिटी, तो क्यू क्या होएगा, सी भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सी भी? तो ये 0 हो जाएगा और 1, तो सी भी आ जाएगा। लेकिन ये मैं तभी, ये प्रैक्टिकली टी इन्फिनिटी का क्या मतलब कि पूरे जिंदगी बैठे रहो, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली का मतलब होता है टाइम कांस्टेंट, 4 टाइम कांस्टेंट के बाद ये अचीव हो जाता है, लगभग ये 99.99% अचीव हो जाता है, 99% अचीव हो जाता है, 4 से 5, 4 to 5 टाइम कांस्टेंट के बाद ये अचीव हो जाता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, 4 to 5 टाइम कांस्टेंट, मतलब इनफाइनाइट टाइम होता है इसके लिए, ठीक है ना। सपोज कि 4 to 5 टाइम, मतलब कि ये मिली सेकेंड में आया, आरसी का वैल्यू अगर मिली सेकेंड में आया, तो मिली सेकेंड मतलब कि 4 से 5 मिली सेकेंड में जाने के बाद वो 99 पॉइंट फुल चार्ज हो जाएगा, ठीक है।
मतलब उसके लिए वो इनफाइनाइट टाइम मानते हैं अपन, ठीक है ना। मतलब उतना में जाकर वो 99.99% हो जाता है, वो 0.01% के लिए वो फिर पूरी जिंदगी बैठा हो। उसके लिए प्रैक्टिकली अलग होता है, थियोरेटिकली अलग होता है। थियोरेटिकली वी कैन से इनफाइनाइट टाइम, बट प्रैक्टिकली 4 to 5 टाइम कांस्टेंट इज एनफ, क्यू इक्वल टू लगभग सीवी पहुंचने के लिए। ओके ना, अंडरस्टूड। तो क्यू इक्वल टू सीवी कब आया है, व्हेन टाइम कांस्टेंट 4 to 5 आरसी होगा, तभी होगा। 4 to 5 आरसी के अप्रॉक्स आ जाएगा तो लगभग क्यू इक्वल टू सीवी हो जाएगा। तो चार्ज जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली। तो इसका अगर ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे, ये क्लास उसमें ही बताया जाता है। इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, इसका ग्राफ इस तरह से आता है, अप्रोच करता है ये आरसी, ये सीवी है, ये सीवी, सीवी को लगभग टच कर जाता है लगभग 4-5 टाइम कांस्टेंट में ही। तो ये वैल्यू जो होगा वो 4 to 5 टाइम कांस्टेंट ही होगा, 4 to 5 आरसी के इक्वल होगा लगभग। देख रहे हैं कितना जल्दी बढ़ रहा है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ, क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ। दिस इज द चार्जिंग ग्राफ, चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, ठीक है, चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। ओके ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? ओके, तो 4 से 5 टाइम कांस्टेंट के बाद क्या होता है कि कैपेसिटर जो है वो कंप्लीटली चार्ज रहता है। लेकिन थियोरेटिकली अपन बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम के बाद जो है वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या बोल सकते हैं, 4 से 5 टाइम कांस्टेंट के बाद क्या है, कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। तो अब Q तो मिल गया अपन को, करंट निकालना है, I निकालना है, तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे, dq बाई dt। तो जब dq बाई dt, तो I निकाल लेते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, v बाई आर, डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, v बाई आर ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। आई, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे देखो कि करंट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। करंट देखो डिक्रीज हो रहा है, मतलब करंट का, ये तो चार्ज का ग्राफ था, चार्ज जो है कैपेसिटर पे बढ़ रहा है, लेकिन सर्किट में करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर करंट का ग्राफ बना है तो ऐसा आएगा, आई वर्सेस टी का ग्राफ है, तो करंट का ग्राफ ये जो है वो v बाई आर, और ये डिक्रीज हो रहा है ऐसा। ये टच नहीं करेगा, इनफाइनाइट के बाद टच करेगा, लेकिन ये भी 4 से 5 टाइम कांस्टेंट के बाद लगभग हो जाता है, वो करंट लगभग 0 हो जाता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये निकला कि t इक्वल टू 0 पे करंट कितना बढ़ रहा है, v बाई आर। देखो तुम इसको पुट करो वैल्यू, देखो दिखाता हूँ मैं। अभी जो मैंने निकाला, t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, ये 1, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, करंट v बाई आर। मतलब कि अगर मैं सर्किट को ध्यान से देखूं, अगर मैं सर्किट को ध्यान से देखूं, यहाँ पे सर्किट कैसा था, ये था, बैटरी था, ये आर है, सी है, अब ये, मतलब कि एट t इक्वल टू 0 पे ऐसा लग रहा है कि कैपेसिटर है ही नहीं। मतलब कि जैसे ही मैं सर्किट को टच किया हूं, तो ऐसा लग रहा है ना कि कैपेसिटर है ही नहीं, इसीलिए करंट I इक्वल टू v बाई आर फ्लो हो रहा है ना। मतलब लग रहा है कि कैपेसिटर है ही नहीं, लेकिन t इक्वल टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट मतलब थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली 4 to 5 टाइम कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। उस समय करंट क्या हो गया है, यहाँ पे I जो है वो v बाई आर था, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे I क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि अब जो ऐसा लग रहा है कि टाइम का जैसे ही इनफाइनाइट टाइम हुआ कि कैपेसिटर ही हो गया सब कुछ, मतलब कि अब करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है। तो इन शॉर्ट अपन ये बोल सकते हैं नोट में कि एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किटेड। मतलब कैपेसिटर है या नहीं है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन एट t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम कैपेसिटर इज ओपन सर्किट, कैपेसिटर इज ओपन सर्किट। इसका यूज होगा बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में। कैसे क्वेश्चन में अप्लाई होगा वो मैं दिखाता हूँ।
कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के कैपेसिटर डाल देगा, कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाल देगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी, एग्जांपल कि एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, ऐसा है बैटरी, एक रेसिस्टर डाल दिया, यहाँ पे सी डाल दिया, यहाँ पे सपोज कि 10 वोल्ट है, ठीक है, ये आर है, ये आर है, और यहाँ पे एक 3R है, ठीक है, 3R। चलो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं 6R, ठीक है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है। 10 वोल्ट, 10 वोल्ट लेना है तो 10 वोल्ट ले लो, नहीं तो ई लेना है तो ई ले लो। अब बताना है कि इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है कि एट इनफाइनाइट टाइम अगर या इनिशियल टाइम, तो इनफाइनाइट टाइम मान के चलना है, मतलब कि जोड़ के रखा हुआ है सर्किट बहुत देर से और हमको नहीं पता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ ये बोल दिया है कि करंट क्या होगा सर्किट में, बैटरी से करंट कितना विड्रॉ होगा, तो डायरेक्ट आपको क्या मानना है, इनफाइनाइट टाइम। अगर क्वेश्चन में स्पेशली ये बोला हुआ है कि नहीं भाई बताओ कि t इक्वल टू 0 पे या t इक्वल टू इंफिनिटी पे, तब आपको कैलकुलेट करना होगा। अंडरस्टूड? ओके, अब देखो करना कैसे करते हैं। ए में एट t इक्वल टू 0 पे बताना है कि करंट कितना होगा, अब बी में बताना है एट t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट कितना होगा सर्किट में। इसमें करंट मतलब कि आई की बात कर रहा हूं मैं। तो एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर को क्या होगा, कैपेसिटर मतलब क्या है, कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट सर्किट है। ओके, एट t इक्वल टू 0 पे सर्किट कैसा बन जाएगा, ऐसा 6 वोल्ट है, ये आर है, और यहाँ पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब कैपेसिटर का कोई रोल ही नहीं था यहाँ पे, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये 3R हो जाएगा, और ये R है और ये 6R है। तो अब जो है आई कितना फ्लो होगा, तो अब देखो ये 3R है और ये R है, दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा, 3R इंटू R बाई 3R प्लस R, तो कितना हुआ 3R/4। ओके, मतलब इस दोनों कटाएंगे 3R/4 हुआ, और ये 6R है, 6R क्या होगा, सीरीज में होगा, तो 6R प्लस 3R/4, तो कितना हुआ 24 3 27 27R/4, दिस इज दिस 27R/4। तो दिस ये 10 वोल्ट था, उस समय करंट कितना होगा, I इक्वल टू 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, R इक्वल 27/4, तो दैट विल बी इक्वल टू 40/27R। दिस इज द करंट इनिशियली t इक्वल टू 0 पे। लेकिन अगर t इक्वल टू 0 पे क्या करना होता है पता है, सिर्फ कैपेसिटर को जोड़ दो, दोनों वायर कैपेसिटर को जोड़ दो, मतलब कैपेसिटर का कोई काम नहीं है वहां पे। लेकिन अब अगर मैं बात करूं एट t इक्वल टू इंफिनिटी पे, एट t इक्वल टू इंफिनिटी पे, तो कैपेसिटर का क्या काम होगा भाई, तो वो देख लो, यहाँ पे भी था, सॉरी यहाँ पे भी था, t इक्वल टू इंफिनिटी पे कैपेसिटर बोलेगा कि अब इसको खोल दो भाई, मैं क्योंकि कैपेसिटर से करंट, कैपेसिटर करंट पास ही नहीं करने देगा अपने आप से, इसीलिए करंट 0 हो गया था ना। तो कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो कैपेसिटर बोलेगा हम जाने ही नहीं देंगे करंट, तुमको जो करना है कर लो, ठीक है। तो मतलब कि ये करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा, तो ये सर्किट को ही हटा देना होगा, जिस जिस वायर में कैपेसिटर लगा हुआ है वो वायर हटा दो, मतलब कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं करेगा एक्चुअली। तो जब कैपेसिटर से करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो उसका रहने का कोई काम ही नहीं है। तो अब बताओ कि ये 6R और ये 4R क्या होगा, सीरीज में हो जाएगा,
तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा उस समय 6R प्लस 4R, 6R प्लस 4R विल बी 10R। उस समय करंट क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10R विल बी 1/R। R जो भी वैल्यू होगा कितना एम्पियर करंट फ्लो करेगा उस समय, ठीक है। तो एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर किस तरह से बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। लेकिन आगे चलिएगा तो इंडक्टर जो होगा वो इंडक्टर जस्ट अपोजिट काम करता है। एट t इक्वल टू 0 पे वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट पे वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो वो बताया जाएगा उस समय। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? एनी डाउट? ओके, डिस्चार्जिंग कल करेंगे, ठीक है। डिस्चार्जिंग अपन कल करेंगे, डोंट वरी। मैं इसका रिकॉर्डिंग जो है वो मैं भेजूंगा आपको, इसका रिकॉर्डिंग मैं भेजूंगा आपको, जहां भी देखना होगा देखिएगा, ठीक है। और कहीं भी डाउट होगा तो यू कैन जस्ट आस्क, ओके ना। ओके, सो क्योंकि मैं अभी थोड़ा तेजी चल रहा हूँ, क्योंकि आपका वो टेस्ट है या क्या है पता नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा तेजी चल रहा हूँ। एक चीज मैं बोला था कि एक सिमेट्रिसिटी का प्रॉब्लम, सिमेट्रिसिटी टाइप का प्रॉब्लम मैं बताऊंगा। देखो ऐसा है, मैं रेसिस्टर नहीं ऐसा बना रहा हूँ, ऐसा ऐसा है, ऐसा है। जो भी वायर है सबका रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। मैं ए और बी पॉइंट के बीच में बात कर रहा हूँ, जो भी वायर है सबका रेसिस्टेंस है। अब यहाँ देखो एक चीज देखते हैं, यहाँ से करंट आएगा, सेम आएगा, बहुत अच्छा। ये वायर जैसा है ये वायर भी वैसा है। इस पॉइंट के लिए ये वायर और ये वायर में कोई डिफरेंस है क्या? नो। ये वायर और ये वायर में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। इसमें और इसके पोटेंशियल में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जितना करंट ये देगा उतना ही करंट ऐसे फ्लो होगा। ये ऐसा, ये और ये सिमेट्री है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस लाइन के अबाउट क्या है, दोनों सर्किट सिमेट्रिक है। तो जिस पॉइंट लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, मेरा कहना है कि ऐसा नहीं होगा कि इधर से करंट गया और इस सर्किट में आ गया, नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक है। इस सर्किट से आ रहा है तो इस सर्किट में जाएगा, तो इस सर्किट से आ रहा है तो इस सर्किट में जाएगा। सपोज किससे 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, तो ये 2 एम्पियर इधर से निकल जाएगा। अगर ये 2 एम्पियर इसमें भी आ रहा होगा तो 2 एम्पियर इधर से ही निकलेगा। तो ऐसा होगा ना, अगर मैं बोलूँ कि 2 एम्पियर आ रहा है, इसमें 1 एम्पियर जा रहा है, तो ऑफकोर्स इसमें 1 एम्पियर ऐड हो जा रहा होगा। मतलब कि ये ऐसा हो सकता है सर्किट, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसा हो कि इसका सर्किट इसमें आ जाए। तो करते क्या है अपन कि यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री जहां पे होता है उस पॉइंट को खोल देते हैं। तो कैसा बनेगा मेरा सर्किट? ऐसा होगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री से खुल गया, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ये जो है ना सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस से बनेगा, समझे। मैं कितना भी इसको बता दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस से ही बनेगा। लाइन ऑफ सिमेट्री आपको पता होना चाहिए, ये ऐसा बीच से चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं सब हर एक वायर का मैं रेसिस्टेंस मानूं आर है, तो ये आर है, ये आर है, ये आर है, आर 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 आर। तो ये दोनों आर जो है वो सीरीज में हो गया, तो ये 2R और ये आर, नहीं तो कितना हुआ 2R आर आर, तो 2R/3 हो गया इस दोनों का। इस दोनों को हटा करके 2R/3 जोड़ देंगे। ये आर 2R/3 और आर सीरीज में होगा, तो 2R + 2R/3 विल बी 8R/3। ऊपर भी 8R/3 और ये भी 8R/3,
और ये कितना r और r, तो ये कितना होगा, ये 2r। तो यहाँ पे देखो 8r/3 और 2r क्या होगा, पैरेलल में हो जाएगा। ये वायर और ये वायर जो होगा वो पैरेलल में होगा। तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट कंप्लीट 1/8r/3 प्लस 1/8r/3 प्लस 1/2r, you will get 6r/8, सॉरी 6/8r प्लस 1/2r। अब इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर इक्विवेलेंट। तो एक्चुअली सिमेट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम सब बहुत है। सिमेट्रिसिटी भी एक दो तरह का होता है, परपेंडिकुलर सिमेट्री, एंटी सिमेट्री, लाइन सिमेट्री, पॉइंट सिमेट्री। ठीक है, तो वो अगर लास्ट में रहेगा टाइम तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। ओके, ठीक है, अब आप सब जाइए। मैं इसका रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा कल।